Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. प्यारे बच्चों, आज हम विलयन के अंतर्गत हेनरी और राउल्ट के नियम के आगे, यानी राउल्ट का जो दूसरा नियम और हेनरी राउल्ट के नियम की तुलना कि उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से राउल्ट का नियम, हेनरी राउल्ट के नियम की तुलनाएं, समानता असमानताएं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विलयन के अणु संख गुणधर्म, द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, तभी बात आपको ठीक से समझ आएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के कंटिन्यू अच्छी क्वालिटी में और सुपर एजुकेशन के लिए आपको जो है वीडियो बराबर निरंतर मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे संस्थान के पर्सनल ऐप साधना केमिस्ट्री कोचिंग की लिंक आपको मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लें और उसमें संचालित कोर्सेस का लाभ उठाएं। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर से आगे की बात करते हैं। जो हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था वो वाष्पशील द्रव्यों के लिए पढ़ा था, और हमने हेनरी का नियम पढ़ा था वो गैस की द्रव में विलेयता के लिए पढ़ा था। अब इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो देखिए भाई, राउल्ट के हिसाब से बताया था कि जैसे आप द्रव ए को मिलाते हैं और द्रव बी को मिलाते हैं तो आपका विलयन बन जाता है ए प्लस बी। अब इस विलयन में आपके दो घटक हैं, एक घटक ए और एक घटक बी। अब इस घटक का जो वाष्पदाब होता है वो विलयन में इस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसी तरह ये राउल्ट के अनुसार था भाई, ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट, यानी कि ये राउल्ट के अनुसार था। राउल्ट के अनुसार वाष्पशील घटकों के मिश्रण में घटक का वाष्पदाब विलयन में उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। अब हम हेनरी के अनुसार जानते हैं, अगर हम एक घटक को गैस ले लें और एक घटक हमारा द्रव हो तो भी भाई विलयन बनेगा। अब यहाँ पर जब गैस द्रव में जाती है तो उसका जो व्यवहार होता है वो वाष्पशील घटक की तरह ही हो जाता है। इसलिए हम राउल्ट के स्थान पर हेनरी का नियम भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो हेनरी के अनुसार जो गैस का वाष्पदाब होता है वो विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। मान लीजिए गैस अगर ए है तो वाष्पदाब पीए समानुपाती होगा एक्स से। जब आप यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो भाई पीए बराबर यहाँ आता है पीए नॉट इंटू एक्स से, और यहाँ पर आपका पीए बराबर आता है के एच इंटू एक्स ए। तो भाई ये पहली समानता है कि हेनरी और राउल्ट दोनों के अनुसार वाष्पशील घटक का जो वाष्पदाब होता है वो उसके विलयन में मूल अंश के समानुपाती होता है। दोनों ही ये नियम वाष्पशील घटकों पर लागू होते हैं। ये दो आपको समानताएं मिली। इसके अलावा असमानता क्या है कि राउल्ट के नियम में जो समानुपाती कांस्टेंट स्थिरांक आया है
वो आया है उस घटक के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और हेनरी के अनुसार जो कांस्टेंट आया है वो है हेनरी नियम स्थिरांक। तो स्थिरांकों में भिन्नता है। अगर ये स्थिरांक बराबर हो जाएं तो राउल्ट का नियम ही हेनरी का नियम बन जाएगा। इसलिए राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति माना जाता है। ये इनकी इक्वेटिंग थी। अब हम जानते हैं ठोस द्रव विलयन के लिए ठोस, और जब हम ठोस और द्रव को मिलाते हैं तो भी भाई विलयन बनता है। तो ठोस जो हमारा मिलाना है ठोस, वो हमें नॉन वॉलेटाइल मिलाना है। नॉन वॉलेटाइल मतलब अवाष्पशील। प्रत्येक द्रव का या वाष्पशील घटक का शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब निश्चित होता है। जब हम उसमें कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिला देते हैं तो वह वाष्प बनने में रुकावट पैदा करता है, जिससे उस द्रव का वाष्प दाब सदैव घट जाता है। अगर हम शुद्ध द्रव में वाष्पशील घटक मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, और अगर हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, अवनमन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई शुद्ध द्रव है और उस शुद्ध द्रव का वाष्प दाब P0 है। इस द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, जब हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए PS है। तो देखिए आपके पास एक शुद्ध द्रव है, इसमें आप ठोस पदार्थ मिला रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं। तो जब द्रव शुद्ध था तब वाष्प दाब P0 था। जब आपने उसमें ठोस पदार्थ मिला दिया तो वाष्प दाब PS हो गया, घट गया। जब घट गया तो भाई P0 का मान कैसा होगा? ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो P0 आपका ग्रेटर होगा, P0 ग्रेटर देन PS। तो आप यहाँ पर वाष्प दाब में कमी निकाल सकते हैं। वाष्प दाब में कमी, इस कमी को आप कहते हैं अवनमन। अवनमन डेल्टा P बराबर आप निकाल सकते हैं, प्रारंभिक में से अंतिम घटा देंगे, यानी कि P0 माइनस PS। तो ये अवनमन या कमी निकल आएगी। अब अगर आपको आपेक्षिक अवनमन निकालना है तो जब भी आप कोई आपेक्षिक संख्या निकालते हैं तो प्रारंभिक संख्या का भाग देते हैं। उसी तरह अगर आप आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे तो जो वाष्प दाब का अवनमन है डेल्टा P, उसमें प्रारंभिक वाष्प दाब का भाग दे देंगे। प्रारंभिक वाष्प दाब कितना था भाई? P0, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। तो P0 का आप भाग दे देंगे तो बराबर ये आपका हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। ये कहलाएगा आपेक्षिक अवनमन। अब राउल्ट के अनुसार ये आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। इसी को हम ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। तो ये जो आपेक्षिक अवनमन है P0 माइनस PS बटे P0, ये विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। तो कोई भी वाष्पशील द्रव है और उसमें जब हम अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में
होने वाली आपेक्षिक कमी मिलाए गए ठोस पदार्थ या विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होती है। तो आपने राउल्ट का नियम जाना कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के मूल अंश। अब यह विलयन में हम जानते हैं कि विलेय पदार्थ होता है और विलायक होता है, विलेय होता है और विलायक होता है, इससे आपका विलयन बनता है। अब आप विलेय पदार्थ के मूल मानते हैं स्मॉल एन मूल और विलायक के मानते हैं भाई कैपिटल एन मूल, तो विलयन में आपके कुल हो जाएंगे एन प्लस कैपिटल एन मूल, विलयन में कुल मूल हो जाएंगे एन प्लस कैपिटल एन मूल। तो अगर आप विलेय पदार्थ का मूल अंश निकालेंगे तो विलेय पदार्थ के मूल बटे कुल मूल सा हो जाएगा, और अगर आप विलायक का मूल अंश निकालेंगे, विलायक का मूल अंश निकालेंगे तो भाई विलायक के मूल और बटे कुल मूल ऐसा हो जाएगा। तो ये मूल अंश के सूत्र हैं जो आप यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा राउल्ट के अनुसार पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर विलेय के मूल अंश, तो विलेय के मूल बटे कुल मूल, इतना सूत्र बन गया। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों में आप स्मॉल एन को विलेय के मूलों को नेग्लेजिबल करके छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो आप स्मॉल एन को नगण्य मानेंगे तो एन प्लस कैपिटल एन को आप लगभग कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन बटे कैपिटल एन, स्मॉल एन को आप नेग्लेजिबल मान लेंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे। अब हम जानते हैं कि जो विलेय के मूल होते हैं वो उसकी ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी प्रकार विलायक के जो मूल होंगे उसका ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान बटे उसके मोलर द्रव्यमान या अणु भार के अनुपात के बराबर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो फाइनली पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर आप लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्लू, कैपिटल एन की जगह कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम। इससे आप जो है ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब अवनमन के आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ठोस द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो विलेय और विलायक होते हैं उनके जो मूल अंशों का योगफल होता है वो एक होता है, मूल अंशों का योगफल एक होता है। देखिए आपने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स विलेय के मूल अंश, ये आपने इसका स्टडी किया। अब आप यहाँ पर इसको गुणा में भेज सकते हैं। तो भाई पी नॉट माइनस पी एस बराबर आप कह सकते हैं पी नॉट इंटू एक्स विलेय। यह आपका डेल्टा पी था, डेल्टा पी बराबर हो गया पी नॉट इंटू एक्स विलेय। पी नॉट नियत होता है, कांस्टेंट होता है, तो आप डेल्टा पी समानुपाती एक्स विलेय ऐसा कह सकते हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को एक और प्रकार से कह सकते हो कि ठोस द्रव विलयन में वाष्प दाब का अवनमन, अब आप अपेक्षक नहीं कहेंगे डेल्टा पी है, अवनमन कहेंगे, केवल कमी कहेंगे कि जब वाष्पशील द्रव्य में अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है, अवनमन होता है, वो विलेय पदार्थ के मूल अंश के समानुपाती होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसको आप अभी इतना लिखा था पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट
बराबर एक्स विलेय को आप लिख सकते हैं विलेय के मोल और बटे कुल मोल, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसमें आप इस पी नॉट का अलग अलग भाग करा सकते हैं। तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट बराबर ये आपका एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, ये एक बार कट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, पक्षांतर कर दीजिए 1 माइनस एन बटे एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस अपॉन पी नॉट, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लीजिए लासा, तो यहाँ जाएगा आपका एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बराबर आपका हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट। तो एन से एन कट जाएगा तो ये आपका जाएगा एन बटे एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी एस अपॉन पी नॉट। ये आपका विलेय का मूलंश विलायक का मूलंश का सूत्र बन गया। एक्स विलायक बराबर लिख सकते हैं पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट को आप गुणा में भेज दीजिए तो पी एस बराबर लिख सकते हैं पी नॉट इंटू एक्स विलायक। तो आप पी एस समानुपाती कह सकते हैं, चूँकि ये कांस्टेंट होता है तो आप समानुपाती कह सकते हैं एक्स विलायक। एक प्रकार से आप इस नियम को और कह सकते हैं कि जब हम किसी द्रव्य में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो अवाष्पशील ठोस मिलाने पर बने हुए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ये राउल्ट का नियम था ठोस द्रव विलयन के लिए, और हमने राउल्ट और हेनरी के नियम की समानताएं भी पढ़ी, और पिछली क्लास में हमने हेनरी और द्रव मिश्रण का राउल्ट का नियम भी पढ़ा था अच्छे से। अब हम बात करते हैं विलयन में द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंख गुणधर्म के बारे में। विलयन में जो ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या ये मानिए मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंख गुणधर्म यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोई भी विलयन हो, विलयन में 4 अणुसंख गुणधर्म होते हैं। अब उन चारों को हमें डिस्कस करना है कि 4 अणुसंख गुणधर्म कौन कौन से हैं। विलयन में 4 अणुसंख गुणधर्म होते हैं। तो विलयन के भाई ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर या मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख गुण कहलाते हैं। विलयन के अणुसंख गुण 4 होते हैं। अणुसंख गुण यानी गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये आपके 4 प्रकार के अणुसंख गुण होते हैं। पहला है वाष्प दाब। वाष्प दाब का अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है हिमांक का अवनमन। और तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा है परासरण दाब।
तो भाई रिलेटिव लोअरिंग या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब। तो सबसे पहला आपका जो है वो है वाष्प दाब का अवनमन या आपेक्षिक अवनमन, जो अभी अभी आपने जाना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अभी अभी आपने जाना कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कितना होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये राउल्ट के अनुसार विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है। तो विलेय पदार्थ के मूल का मतलब होता है विलेय के मूल बटी कुल मोल। तो आप देख रहे हैं ये विलेय के मूलों की संख्या के समानुपाती दिख रहा है आपको। विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको अणुसंग गुणधर्म माना है। अब हम केवल अवनमन की बात करें, इसको हम लिख सकते डेल्टा P अपॉन P0 बराबर आया N बटे N प्लस कैपिटल N, इसको गुणा में भेज दीजिए तो डेल्टा P बराबर P0 इंटू N बटे N प्लस कैपिटल N। तो ये P0 तो कांस्टेंट होता है। तो देखिए अवनमन, ये अवनमन है। वाष्प दाब का अवनमन भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये अणुसंग गुणधर्म माना जाएगा। दूसरा अणुसंग गुणधर्म है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। तो सबसे पहली बात तो भाई हिमांक क्या है। हिमांक आप किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट आप किसे कहते हैं। आपने पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में आपने जाना था कि जैसे कोई भी द्रव है वह जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था में बदल जाता है उस निश्चित ताप को आप हिमांक कहते हैं। तो जब देखिए, जब हम द्रव को ठोस में बदलते हैं, ठंडा करते हैं, तो द्रव ठोस में बदलता है और ठोस को आप मेल्ट करके द्रव भी बना सकते हो। ठोस का गलन करके, फ्यूजन करके आप द्रव भी बना सकते हो। तो जब द्रव का ठोस में परिवर्तन होता है तो बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय ठोस का द्रव में और द्रव का ठोस में परिवर्तन समान दर से होने लगता है। उस स्थिति को आप केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो रासायनिक साम्यावस्था आ जाती है और इसी साम्यावस्था पर निश्चित ताप पर यह परिवर्तन होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि द्रवों का वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब, द्रव का क्या होता है, वाष्प दाब। तो हम इसको दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं हिमांक को, कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को आप हिमांक कहते हैं। तो प्रत्येक शुद्ध द्रव है, जैसे आपके पास कोई भी शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है P0, उसका हिमांक भी निश्चित होता है T0। जब हम उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती है, अवनमन होता है, इसलिए हिमांक में भी कमी होती है, अवनमन होता है। और वाष्प दाब में जितनी ज़्यादा कमी होती है उतनी ज़्यादा हिमांक में अवनमन होता है।
तो हिमांक का जो अवनमन है डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट है तो सफिक्स में आप एफ लगा देंगे। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन, हिमांक में परिवर्तन। तो हिमांक में जितनी कमी होती है वो वाष्प दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होती है। तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है पी नॉट, शुद्ध द्रव का हिमांक भी निश्चित होता है टी नॉट। और जब हम उसमें ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उसके हिमांक में भी कमी हो जाती है। जितनी वाष्प दाब में, जितनी ज़्यादा वाष्प दाब में कमी होगी उतना ही ज़्यादा हिमांक में कमी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब का अवनमन है वो हिमांक के अवनमन के समानुपाती होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इस बात को हम एक ग्राफ के माध्यम से सिद्ध भी कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ इसके जानेंगे। अभी हम केवल इसके फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। तो हिमांक को आपने जाना कि एक निश्चित ताप होता है। अब आप जो है इस वाष्प दाब से आप समझ सकते हैं, यहाँ राउल्ट का नियम आप लगा सकते हैं भाई, क्योंकि अभी अभी आपने राउल्ट के नियम से इतना सूत्र पढ़ रखा है। तो आप डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं पी नॉट इंटू एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, इतना लिख सकते हैं आप डेल्टा पी को। तो देखिए एक सेकेंड, जो वाष्प दाब का अवनमन है वो हिमांक के अवनमन के समानुपाती होता है। तो हम राउल्ट का नियम यहाँ पर फिर से यूज कर देंगे। राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट का नियम था वो उसमें आपने स्मॉल एन को नेग्लेजिबल कर दिया था, तो एन बटे कैपिटल एन ऐसा लिख सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम ऐसा लिख सकते हैं भाई। इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा पी और अपॉन पी नॉट बराबर ये आपका हो गया स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, और ये कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा, कैपिटल एम जो कि द्रव का अणु भार है कैपिटल एम, इसको गुणा में भेज दीजिए। तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा पी नॉट इंटू कैपिटल एम गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। अब ये जो देखिए इतनी राशि देखिए, पी नॉट शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है द्रव का, और कैपिटल एम उसी शुद्ध द्रव का अणुभार है। दोनों निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इतना जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो आप इसे कांस्टेंट मानेंगे। जब कांस्टेंट मानेंगे तो डेल्टा पी समानुपाती स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू आप कह सकते हैं। अब आपने अभी अभी पढ़ा था कि भाई डेल्टा टी एफ डेल्टा पी के समानुपाती होता है, तो आप डेल्टा पी की जगह आप डेल्टा टी एफ लिख सकते हैं। तो आप फाइनली डेल्टा टी एफ समानुपाती स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपका ये कैपिटल डब्लू किलोग्राम में व्यक्त किया जाए तो इतना जो पद बन गया ये मोलालिटी का सूत्र बन गया है, मोललता का सूत्र बन गया है। तो आप कह सकते हैं कि हिमांक का जो अवनमन होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का जो अवनमन होता है डेल्टा टी एफ वो आपका समानुपाती हो जाएगा मोलालिटी के, मोललता के समानुपाती हो जाएगा, मोललता के समानुपाती हो जाएगा बेटा जी।
अब आप इस समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पर कांस्टेंट आता है के एफ इंटू मोलालिटी, स्मॉल एम से शो कर लीजिए, मोललता। अब इस के एफ को आप कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। मोललता और हिमांक अवनमन के अंतर्गत ये कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए आप इसे कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, ये स्थिरांक विलायक का होता है, द्रव का होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। द्रव का मोलल अवनमन स्थिरांक, इतना आपका जो है सूत्र बन जाता है। अब आप फिर से मोललता का सूत्र खोल दीजिए, तो डेल्टा टी एफ बराबर आप के एफ गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू किलोग्राम में व्यक्त था, अगर आप इसे ग्राम में लिखना चाहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका सूत्र आ जाएगा। ये हिमांक में अवनमन का सूत्र है, इसी की सहायता से इसके आंकिक प्रश्न हल होते हैं। तो आपने दो अणुसंग गुणों पर चर्चा की, पहला बाष्प दाब का यापेक्षिक अवनमन और दूसरा हिमांक का अवनमन। इसी तरह तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, अब क्वथनांक किसे कहते हैं? तो एक निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव वाष्प में बदल जाता है, उसी निश्चित ताप को आप क्वथनांक कहते हैं। तो जिस तरह से आपकी द्रव और ठोस के बीच साम्यावस्था होती है, उसी प्रकार से आपकी द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था होती है। क्वथनांक को भी समझ लीजिए भाई, उसी तरह से साम्यावस्था हो जाएगी। तो देखिए, जब आप किसी द्रव को गर्म करेंगे तो उसकी वाष्प बनेगी, यानी कि वेपर बनेगी। लिक्विड से आप वेपर बना सकते हैं, दोनों के बीच साम्यावस्था आ जाएगी। तो जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए एक पात्र में आपने द्रव को भर लिया, इसके बाद आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो पहले तो धीरे धीरे ताप बढ़ेगा। तो वहाँ पर ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा का सूत्र Q बराबर ms डेल्टा टी या mc डेल्टा टी होता है। लेकिन जब अवस्था बदलने लगती है तो ताप का बढ़ना बंद हो जाता है, ताप परिवर्तन रुक जाता है। उस स्थिति में यानी कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कार्य करती है, तो उस अवस्था पर ताप निश्चित होता है। तो जब आप द्रव का ताप बढ़ाते जाएंगे और द्रव जब वाष्प में बदलने लगेगा तो ताप निश्चित हो जाएगा और वो वाष्प वायुमंडल में जाने लगेगी। और वायुमंडल का जो हमारा प्रेशर होता है वो 1 atm यानी 1 वायुमंडल होता है, जिसे आप वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो वाष्प है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उसका दाब। तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहलाता है। इस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है, इसलिए ये भी वाष्प दाब पर डिपेंड है भाई। जब हमारे पास शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव, और उसमें जब हम ठोस मिला देंगे या वाष्पशील ठोस मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा। तो शुद्ध द्रव का जिस तरह से शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है P0, हिमांक निश्चित होता है T0, उसी प्रकार से क्वथनांक भी निश्चित होता है T0। एग्जाम्पल ले लीजिए जल का। आप जानते हैं शुद्ध जल है आपके पास, तो उसका हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री C होता है और शुद्ध जल का क्वथनांक उबलने का ताप, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C होता है। दोनों वैल्यू क्या है? निश्चित है। शुद्ध द्रव का हिमांक भी निश्चित होता है और शुद्ध द्रव का क्वथनांक भी निश्चित होता है। इसलिए जब आप उसमें कोई ठोस मिला देंगे तो वाष्प दाब घट जाता है, जिससे हिमांक भी घट जाता है
लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन यानी कि एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए परासरण दाब भी एक बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी परिकल्पना। परासरण दाब जो कि विलयनों में परासरण के कारण जो दाब आता है, और क्वथनांक का उन्नयन, तो इसको हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अणुसंघ गुणधर्म के बारे में हमें जानना था। हमने 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म आपको बताए, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इन सूत्रों को ध्यान देना है। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।